हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ और लेटेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स विच आर रिलेटेड टू IC38 IRDA एग्ज़ाम, जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट एग्ज़ाम होता है। और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और इस पार्ट में भी हम तकरीबन 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आई एम वेरी मच श्योर कि आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर लेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लाइफ विल एन इंडिविजुअल अप्रिशिएट पास सेविंग्स द मोस्ट। तो पिछली सेविंग्स हम सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं अपनी पोस्ट रिटायरमेंट स्टेज पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है, दैट इज़ पोस्ट रिटायरमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो हमें इन 4 ऑप्शंस में ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए वन बाय वन रीड कर लेते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी वाइल जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। फ्रेंड्स, इसके बिल्कुल ऑपोजिट करेक्ट होता है, दैट इज़ ऑप्शन 2, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस वाइल जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। अब टैक्स प्लानिंग का कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन 3 है दैट इज़ टैक्स इवेजन, मीन्स टैक्स से बचना, वो चीज़ ऑब्जेक्टिव नहीं होती टैक्स प्लानिंग की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेविंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्पोजिट ऑफ 2 डिसीजंस, चूज़ देम फ्रॉम द लिस्ट बिलो। तो अब सेविंग्स को हम 2 डिसीजंस का इकट्ठा एक रूप मानते हैं और यहाँ पर देखिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन 4, दैट इज़ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन एंड पार्टिंग विद लिक्विडिटी। मीन्स जो हमारी कंजम्पशन है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं पैसा, उसको अगर हम पोस्टपोन कर देंगे, कुछ टाइम बाद उसे यूज़ करेंगे, एंड लिक्विडिटी से जब हम अलग हो जाते हैं, तो ये 2 चीज़ें हैं जो सेविंग्स को डिसाइड करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स। अब ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स में सिर्फ बैंक डिपॉजिट्स आता है, ना कि लाइफ इंश्योरेंस, शेयर्स या बॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ बैंक डिपॉजिट्स इज कैटेगराइज्ड अंडर ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर कॉन्टीजेंसी प्रोडक्ट्स। अब कॉन्टीजेंसी प्रोडक्ट्स में सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो फ्रेंड्स याद रखना है, जब ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स हो तो बैंक डिपॉजिट्स है और कॉन्टीजेंसी प्रोडक्ट्स है तो लाइफ इंश्योरेंस करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट। अब वेल्थ एक्यूमुलेशन में सिर्फ जो ऑप्शन 3 है दैट इज शेयर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन 3 शेयर्स ओवर हियर इज द करेक्ट वन। Now the next one, dash is a rise in the general level of prices over goods and services in an economy over a period of time। तो बिल्कुल क्लियर कट आंसर है, ये है ऑप्शन 2 दैट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ही राइज को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड रिटर्न्स। फ्रेंड्स, इसमें हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का होराइजन होगा उतने ही ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेंगे। सो ऑप्शन 2 दैट इज ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट होराइजन द लार्जर द रिटर्न्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनटैंगिबल प्रोडक्ट। अब इनटैंगिबल प्रोडक्ट वो होता है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है दैट इज लाइफ इंश्योरेंस, ये करेक्ट ऑप्शन है। कार, हाउस, सोप, ये सारे टैंगिबल प्रोडक्ट्स में आते हैं। नेक्स्ट वन, द प्रीमियम पेड फॉर द होल लाइफ इंश्योरेंस इज डैश देन द प्रीमियम पेड फॉर टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अब टर्म इंश्योरेंस हमेशा लोएस्ट इंश्योरेंस में मानी जाती है, तो यहाँ पर जो होल लाइफ इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम हमेशा ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू टर्म इंश्योरेंस। तो आंसर इसमें ऑप्शन 1 रहेगा, दैट इज़ हायर। सो द प्रीमियम पेड फॉर द होल लाइफ इंश्योरेंस इज़ हायर दैन द प्रीमियम पेड फॉर टर्म इंश्योरेंस। नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी टू मैक्सिमाइज डिस्क्रिशनरी इनकम। अब कौन सी इसमें से स्ट्रैटेजी नहीं मानी जाती टू मैक्सिमाइज डिस्क्रिशनरी इनकम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ इंश्योरेंस परचेज। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन,
हाउ डज डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट्स। अब फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर रिस्क को रिड्यूस करना हो तो कैसे हम इसे कर सकते हैं? बाय इन्वेस्टिंग फंड्स अक्रॉस वेरियस एसेट्स। तो जब आप फंड्स को इन्वेस्ट करेंगे दूसरे अलग अलग एसेट क्लासेस में तो हम फाइनेंशियल मार्केट्स के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, द डैश the premium paid by you towards your life insurance, the dash will be the compensation paid to the beneficiary in the event of your death। तो जितना फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा आप प्रीमियम पे करते जाएंगे लाइफ इंश्योरेंस में उतनी ज़्यादा आपको कंपनसेशन मिलती जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर द हायर द प्रीमियम पेड बाय यू द हायर विल बी द कॉम्पनसेशन पेड टू द बेनिफिशियरी इन द इवेंट ऑफ योर डेथ। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Which of the below statement is correct with regard to endowment assurance plan? अब endowment assurance plan के regarding कौन सी statement यहाँ पर correct है? तो यहाँ पर जो option 3 है दैट इज़ इट हैज़ बोथ अ डेथ बेनिफिट एज वेल एज सर्वाइवल कॉम्पोनेंट। तो इसमें दोनों कॉम्पोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, डेथ बेनिफिट भी और सर्वाइवल कॉम्पोनेंट भी। तो ये स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द बिलो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ मनी बैक प्लान। तो याद रखना है फ्रेंड्स, जो एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है दैट इज़ मनी बैक प्लान और ये दोनों बेनिफिट देता है दैट इज़ डेथ बेनिफिट और सर्वाइवल कॉम्पोनेंट को भी इंक्लूड करता है। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। अब मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो होम लोन बोरोअर्स के लिए होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है दैट इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर होम लोन बोरोअर्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द नेक्स्ट वन, मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस दैट इज़ MRI जो इसका शॉर्ट फॉर्म है कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट दैट इज़ डिक्रीजिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो ये ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस। अब इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट है दैट इज़ डेथ बेनिफिट अमाउंट डिक्रीजेज विद द टर्म ऑफ कवरेज, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट इज प्रीमियम अमाउंट डिक्रीजेज विद द टर्म ऑफ कवरेज, नो। प्रीमियम रिमेन्स लेवल थ्रू आउट द टर्म, येस दिस इज करेक्ट। तो प्रीमियम कभी चेंज नहीं होता। मॉर्टगेज रिडेम्पशन प्लान्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस प्लान, ये भी रॉन्ग है। जो ऑप्शन 3 है फ्रेंड्स दैट इज़ द करेक्ट वन कि प्रीमियम हमेशा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द टर्म। नाउ द नेक्स्ट वन, इन डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस द प्रीमियम पेड डैश ओवर टाइम। तो प्रीमियम क्या होता है इसमें? प्रीमियम हमेशा कांस्टेंट रहता है। कोई भी चीज़ में कभी प्रीमियम ना इंक्रीज़ करेगा ना डिक्रीज़ करेगा, यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन, यूजिंग द कन्वर्जन ऑप्शन प्रेजेंट इन अ टर्म पॉलिसी यू कैन कन्वर्ट द सेम टू होल लाइफ पॉलिसी, मॉर्टगेज पॉलिसी, बैंक FD या डिक्रीजिंग टर्म पॉलिसी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 दैट इज़ होल लाइफ पॉलिसी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आप टर्म पॉलिसी को होल लाइफ पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ बेस्ट एडवाइस टू परचेज टर्म प्लान। अब टर्म प्लान कौन लेता है? वो जिसका लो बजट हो और जिसको इंश्योरेंस चाहिए हो वो टर्म प्लान लेता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है, एन इंडिविजुअल हु नीड्स इंश्योरेंस एंड हैज़ अ लो बजट, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन, डैश लाइफ इंश्योरेंस पेज ऑफ अ पॉलिसी होल्डर्स मॉर्टगेज इन द इवेंट ऑफ पर्सनस डेथ। तो कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पे ऑफ करता है पॉलिसी होल्डर का मॉर्टगेज इन द इवेंट ऑफ पर्सनस डेथ? तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है मॉर्टगेज इज़ द correct option. Now let us move on to the next one. Which of the below is the most appropriate explanation for the fact that young people are charged lesser life insurance premium as compared to old people? अब यहाँ पर हम options देख लेते हैं। जो first है young people are mostly dependent, ये तो गलत है। old people can afford to pay more, ये भी गलत होगा। mortality rate is related to एज, येस मोर्टैलिटी इज़ रिलेटेड टू एज, तो ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी पढ़ लेते हैं कि मोर्टैलिटी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू एज, जी नहीं ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट वन,
विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कौन सा यहाँ पर कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का एडवांटेज नहीं है? तो इसमें हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट, ये तो होता है। इनकलकेट सेविंग डिसिप्लिन, ये भी सही है। देखिए थर्ड ऑप्शन लोअर यील्ड्स, ये ही एक एडवांटेज यहाँ पर गलत है। इनकम टैक्स एडवांटेजेस भी होते हैं, तो यहाँ पर लिखा है नॉट एन एडवांटेज, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, दैट इज लोअर यील्ड्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द बिलो इज एन एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन अगेन पढ़ लेते हैं। रिटर्न्स सब्जेक्ट टू करोडिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये नहीं है। लो एक्यूमुलेशन इन अर्लियर ईयर्स, ये भी गलत है। लोअर यील्ड्स, ये भी गलत है। सो ऑप्शन 4 दैट इज सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स, ये सही ऑप्शन है। सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। Now let us move on to the next. Which of the below is not an element of the life insurance business? तो life insurance business का यहाँ पर subsidy, that is option 4 is the correct one. तो ये चीज़ life insurance business का element नहीं माना जाता. Next one, which among the following is अ नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप देखिए जो यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस है वो नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट माना जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट डज इंटरटेम्पोरल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर टू। अब इंटरटेम्पोरल एलोकेशन का मतलब होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर टाइम। जब विद टाइम रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है वो होता है इंटरटेम्पोरल एलोकेशन। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन, वेयर वॉज द यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट। तो इसका ऑप्शन है यूएस से। तो यहाँ यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी है तो यू से ही याद रखेंगे आप, यूएस से। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, what does unbundling of life insurance products refer to? unbundling means जब हम separate out करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन 4 है this is correct. So separation of the protection and savings element. Now next question, which of the below losses are covered under कीमैन इंश्योरेंस। अब कीमैन इंश्योरेंस के अंडर कौन से लॉसेस कवर किए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है, जब की पर्सन इज अनएबल टू वर्क, तो वहाँ पर ये लॉसेस कवर किए जाते हैं कीमैन इंश्योरेंस के अंडर। सो लॉसेस रिलेटेड टू द एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन अ की पर्सन इज अनएबल टू वर्क। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए अब अगला देख लेते हैं। महेश रैन अ बिजनेस ऑन बोरोड कैपिटल। आफ्टर हिज सडन डिमाइज ऑल दी क्रेडिटर्स आर डूइंग देयर बेस्ट टू गो आफ्टर महेश एसेट। तो यहाँ पर बताया गया है कि महेश एक बिजनेस रन करता था बोरोड कैपिटल पर, और अचानक उसकी डेथ होने के बाद जितने भी क्रेडिटर्स थे, मीन्स जो लेनदार थे, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि जितने भी महेश के एसेट हैं वो उन्हें मिल जाएं। सो आपको ये बताना है कि विच ऑफ द एसेट इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या चीज़ नहीं ले सकते? तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है, दैट इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट, ये महेश के जो क्रेडिटर्स हैं उनके हाथ नहीं आएगी। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फ्रेंड्स, आपने याद रखना है कि जो MWP एक्ट है उसका फुल फॉर्म होता है मैरिड विमेंस प्रॉपर्टी एक्ट। 1874 में एक्ट बनाया गया था, और जितने भी जो एसेट्स होते हैं वो हमेशा मैरिड विमेन, जो उसकी स्पाउस है, उसको दिया जाएगा आफ्टर हिज सडन डिमाइज। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि MWP एक्ट होता है मैरिड विमेंस प्रॉपर्टी एक्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द टर्म प्रीमियम डिनोट इन रिलेशन टू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हम सबको पता है कि प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम होता है प्राइस पेड बाय एन इंश्योर्ड फॉर परचेजिंग द पॉलिसी। तो जितना हम पॉलिसी को परचेज करने के लिए पैसा देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज पॉलिसी विड्रॉल। पॉलिसी विड्रॉल वो होता है जब आप सरेंडर कर देते हैं पॉलिसी को। सो ऑप्शन 2 दैट इज सरेंडर ऑफ पॉलिसी इन रिटर्न फॉर एक्वायर्ड सरेंडर वैल्यू, दैट इज पॉलिसी विड्रॉल। अब अगला देखते हैं। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ULIP प्रीमियम्स। ULIP मीन्स यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो इसमें लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं और लाइफ कवर भी होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ULIP इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो अब आपने यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है ULIP
GDP का, और यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ सोशल सिक्योरिटी चार्ज, ये इसका कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पर पॉलिसी एलोकेशन चार्ज, इन्वेस्टमेंट रिस्क प्रीमियम और मोर्टेलिटी चार्ज ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, पर सोशल सिक्योरिटी चार्ज इसका कंपोनेंट नहीं माना जाता। अब अगला देखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में ऑफर रिबेट टू द बायर ऑन द प्रीमियम दैट इज पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कब रिबेट ऑफर करती है बायर को? जब प्रीमियम दैट इज पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ सम एश्योर्ड चोजन बाय द बायर। तो इसके बेसिस पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में ऑफर द रिबेट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इन केस ऑफ डैश, a company expresses the bonus as a percentage of basic benefit and already attached bonuses। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज़ कंपाउंड बोनस। कंपाउंड बोनस इज़ द करेक्ट वन, जहाँ पर कंपनी बोनस को देती है जो पहले का बोनस है और साथ में जो बेसिक बेनिफिट है उसका भी परसेंटेज देती है, तो वो मिलाकर बन जाता है कंपाउंड बोनस। चलिए अब अगला देखते हैं। ड्यूरिंग द डैश पीरियड इफ़ द पॉलिसी होल्डर हैज़ ब्रॉट अ पॉलिसी एंड डज नॉट वांट इट, ही और शी कैन रिटर्न इट एंड गेट अ रिफंड। तो ये आंसर है फ्री लुक पीरियड। ये याद रखना है आपने कि जो फ्री लुक पीरियड है उसमें पॉलिसी होल्डर वापस कर सकता है और रिफंड मिल सकता है उसको अगर वो पॉलिसी उसको पसंद नहीं आती। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द बिलो कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मॉरल हजार्ड। तो मॉरल हजार्ड को जो एट्रीब्यूट करता है दैट इज इंक्रीज्ड रिस्की बिहेवियर फॉलोइंग द परचेज ऑफ इंश्योरेंस। जैसे ही इंश्योरेंस अगर परचेज हो जाती है उसके बाद अगर कोई रिस्की बिहेवियर देखता है, कोई इंक्रीज़ हो जाता है रिस्की बिहेवियर, तो वो चीज़ मॉरल हजार्ड में आती है। चलिए अब अगला देखते हैं। A dash is a formal legal document used by insurance companies that provides details about the product। अब इसमें से कौन सा एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स के बारे में बताती है? इसका आंसर है प्रॉस्पेक्टस। सो प्रॉस्पेक्टस में सारा कुछ दिया होता है डिटेल में कि उनका प्रोडक्ट क्या क्या है इंश्योरेंस कंपनी का, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। अगला देखते हैं। द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट यूज फॉर मेकिंग दी प्रपोजल इज कॉमनली नोन एज, ऑब्वियसली यहाँ पर वर्ड प्रपोजल आ गया तो आंसर होगा ऑप्शन 2 दैट इज प्रपोजल फॉर्म। नेक्स्ट वन, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डैश मनी इनटू एन इकोनॉमी। तो कौन सा मनी लाते हैं जब मनी लॉन्ड्रिंग होती है? दिस इज इलीगल मनी इनटू एन इकोनॉमी बाय हाइडिंग इट्स डैश ओरिजिन। अगर इलीगल मनी होगा तो उसका ओरिजिन भी इलीगल ही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन 1 है दैट इज इलीगल दोनों डैश में आएगा, तो दिस वन इज द करेक्ट वन। चलिए अब अगला देखते हैं। What does the first premium receipt FPR signify? अब फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट का मतलब होता है कि पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट आपका शुरू हो चुका है। सो ऑप्शन 2 इट इज़ द एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिगन। दिस इज़ द करेक्ट वन। अगला देखते हैं। फॉर द सब्सिक्वेंट प्रीमियम्स बाय द इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर द फर्स्ट प्रीमियम द कंपनी विल इशू। अब जब पहला प्रीमियम आप दे देते हैं और अगले प्रीमियम्स के लिए कंपनी क्या देगी? कंपनी आपको देगी रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। तो याद रखिए क्या देगी कंपनी? ऑप्शन 4 दैट इज रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट, ये हमें मिलता है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Which of the below forms the first part of the standard insurance policy document? तो फर्स्ट पार्ट क्या बनता है स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट का? दिस इज पॉलिसी शेड्यूल। तो ये याद रखेंगे आप, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला देखते हैं। In the standard insurance policy document, the standard provisions section will have the information on which of the below। तो standard provision section में कौन सी information होगी इनमें से? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 date of commencement, date of maturity and due date of the last premium ये होगी, या फिर ऑप्शन 2 name of nominee होगा, या ऑप्शन 3 the rights and privileges and other conditions which are applicable under contract ये होगा, या फिर फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं the सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी एंड पॉलिसी स्टैम्प। तो यहाँ पर देखिए जो बेस्ट आंसर है दैट इज थर्ड वन, द राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंड अदर कंडीशंस विच आर एप्लीकेबल अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन इज अ पॉलिसी डीम्ड टू बी लैप्स? पॉलिसी
कब लैप्स हो जाती है? पॉलिसी तब लैप्स होती है अगर प्रीमियम आप ग्रेस पीरियड में भी नहीं देते, तब पॉलिसी को लैप्स्ड माना जाता है. सो ऑप्शन 3, इफ द प्रीमियम्स हैज़ नॉट बीन पेड इवन ड्यूरिंग डेज ऑफ ग्रेस, सो दिस इज द करेक्ट वन. अगला देखते हैं, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू ग्रेस पीरियड ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी. अब ग्रेस पीरियड होता है 1 महीने के लिए. अब यहाँ पर देखिए जितने भी ऑप्शंस दिए हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है, पर जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज़ द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ग्रेस पीरियड इज़ 1 मंथ और 31 डेज, तो ये करेक्ट ऑप्शन है. तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना. जो ऑप्शन 4 है दैट इज़ 1 मंथ या फिर 31 डेज, ये ही एक स्टैंडर्ड लेंथ माना जाता है ग्रेस पीरियड का. अब अगला देखते हैं, what will happen if the policy holder does not pay the premium by the due date and dies during the grace period. तो क्या होगा अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है ग्रेस पीरियड के दौरान और उसने प्रीमियम भी ना पे किया हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो इंश्योरर है वो क्लेम तो पे कर देगा, पर जो अनपेड प्रीमियम है उसको डिडक्ट कर लेगा. सो ऑप्शन 3 दैट इज़ द इंश्योरर विल पे द क्लेम आफ्टर डिडक्टिंग द अनपेड प्रीमियम. दिस इज़ द करेक्ट वन. सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट दीज 50 क्वेश्चंस. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल और बेनिफिशियल रहेगी. यहाँ पर हमने 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे रिलेटेड टू इंश्योरेंस एजेंट एग्ज़ाम. फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू हिट द लाइक, शेयर एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.